करिए। गुड इवनिंग एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इज ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? ऑडियो और वीडियो क्लियर है सबके लिए? क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर। सो वी वर डिस्कसिंग पी वाई क्यूज ऑफ एसएससी जेई, जिसमें हमने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था। उसके बाद अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी चल रही है हमारी। जैसे ये खत्म होगा इसके बाद मैं बीएमसी स्टार्ट कर दूंगा, और बीएमसी का कोर्स भी हमारा स्टार्ट हो रहा है प्लस के ऊपर फ्रॉम 21st। तो स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स हैं। फ्रॉम 18 to 22nd of July 20% ऑफ इज अवेलेबल ऑन ऑल दी सब्सक्रिप्शंस, सो यू कैन अवेल दिस ऑफर। देन एसएससी का एक बैच लॉन्च किया था हमने 14 जुलाई को, और दूसरा बैच लॉन्च हो रहा है 21 जुलाई को। दिस बैच विल बी स्टार्टेड बाय मी ओनली। I'll be taking BMC. The weightage of this topic is 35 to 40%. I'll try to cover all the aspects of this building material. आपकी जो क्लास लगेगी वो मेरे ख्याल से लगेगी 7:30 से 8:30 या 8 से 9 बजे के बीच में। एक बार देख लेना कितने बजे से क्लास है। तो 21 तारीख को बैच लॉन्च हो रहा है आपका। देन you can avail up to 25% of the promotional offer on the subscription. देन गेट एसी के लिए भी 20% ऑफ मिल रहा है, वैलिड है 22 जुलाई तक। देन प्राइस हाइक इज कमिंग सून, आफ्टर 22nd प्राइस हाइक विल बी कमिंग। देन फ्रॉम 1st जुलाई टू 15th ऑफ अगस्त यू कैन लर्न विद द टॉप एजुकेटर्स। कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग मिल जाएगी आपको। यू कैन टेक अ क्विज एंड चेक योर प्रिपरेशन। देन जो भी लीडर बोर्ड को टॉप करेगा विल बी फीचर्ड ऑन द यूट्यूब चैनल। देन प्रिंटेड नोट्स आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर प्लस एंड आइकॉनिक लर्नर्स फॉर गेट एंड ईएससी। जो भी एडिशनल फीचर्स हैं आइकॉनिक के, दैट कैन बी अवेल्ड एट अ मिनिमल कॉस्ट, वो मिनिमल कॉस्ट पे अवेल कर सकते हो आप। देन 0% EMI भी रोल आउट कर दी गई है। 0% EMI इज ऑल्सो बीइंग रोल्ड आउट फॉर गेट 23, गेट 24, ESC 23, ESC 24। 7 तारीख को एक बैच लॉन्च हुआ था, बायलैंग्वेज बैच था। इसमें हमने स्टार्ट किया था एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, और दूसरा टॉपिक स्टार्ट हुआ था हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। द सेकंड ऑफ द टॉपिक वाज ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो ये तो हमारे बेसिक अनाउंसमेंट से। अब कल कहाँ तक कर लिया था बताना जरा। मेरे ख्याल से ये वाला सवाल हो गया था। ये लास्ट प्रॉब्लम थी हमारी, दिस वाज द लास्ट प्रॉब्लम। एक बार चेक करना। चले चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो फर्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या पूछा है। A rectangular log of wood is floating in water with a load of 100 Newton at its center. The load of 100 Newton at its center. The maximum shear force in the wooden log. सवाल क्या बोल रहा है? एक रेक्टेंगुलर लॉग फ्लोट कर रहा है पानी के अंदर, जिसके सेंटर पे लोड कितना है? 100 न्यूटन का लोड लग रहा है। कैलकुलेट द मैक्सिमम शेयर फोर्स। 100 न्यूटन का लोड लग रहा है, पानी में फ्लोट कर रहा है, तो नीचे पानी से रिएक्शन भी आएगी। तो क्योंकि पानी से फ्लोट कर रहा है तो पानी से रिएक्शन भी आएगी। और पानी किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा? पानी किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा? यूडीएल की तरह बिहेव कर रहा होगा। तो W स्पैन लेंथ कितनी है हमारी? स्पैन लेंथ है लेट अस सपोज L/2 स्पैन लेंथ इज L। तो पहला पॉइंट तो हम क्या बोल सकते हैं? सिग्मा Fi इक्वल्स टू 0। तो सिग्मा Fi इक्वल्स टू 0 क्या कंक्लूजन मिला? सिग्मा Fi इक्वल्स टू 0, व्हाट इज द कंक्लूजन बीइंग ड्रॉन? W इंटू L इज इक्वल टू 100। तो UDL की वैल्यू आ गई आपकी 100/L। 100/L वैल्यू न्यूटन पर मीटर। तो ये तो आपको UDL मिल गया। तो UDL मिल गया। अब क्या पूछ रहा है? फाइंड द मैक्सिमम शेयर फोर्स। मैक्सिमम शेयर फोर्स, अगर मैं कोई सा भी सेक्शन कट करूं, शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? शेयर फोर्स की वैल्यू हो जाएगी W इंटू एक्स। तो शेयर फोर्स एट सेक्शन XX, तो शेयर फोर्स एट सेक्शन XX पॉजिटिव होगा, W इंटू एक्स। तो 100x/L। तो फॉर मैक्सिमम शेयर फोर्स ये हमारा वैलिड होगा कहाँ तक? L/2 तक।
So we can say at just left of, तो ये पॉइंट बोल दो A, ये पॉइंट बोल दो B, ये पॉइंट बोल दो C, लेफ्ट ऑफ C, तो शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी लेफ्ट ऑफ C? So 100 into L by 2 by L, so this will be equal to 50. और at just right of C, तो शेयर फोर्स एट दी राइट ऑफ C, C के राइट पे कितना हो जाएगा? C के राइट पे हो जाएगा हमारा C के राइट पे कितना होगा? C के राइट पे हो जाएगा हमारा 100 इंटू L बाई 2 बाई L माइनस 100, सो वैल्यू विल कम आउट टू बी -50. इसके बाद तो वैल्यू फिर से डिक्रीज होने लग जाएगी, तो मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन एट द सेंटर, तो सेंटर पे ही है मैक्सिमम वैल्यू. अगर इसके शेयर फोर्स की वेरिएशन दिखाऊं आपको, इफ आई शो द वेरिएशन ऑफ द शेयर फोर्स, ये वेरिएशन है शेयर फोर्स की, शेयर फोर्स डायग्राम बना के दे दिया. ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मैक्सिमम है 50, so maximum value comes out to be 50. चले आगे, चलो बढ़िया. देखिए नेक्स्ट क्या है, हैंग हो गया क्या ये? A simply supported beam is carrying a distributed load of zero intensity over the one support to linearly varying nature intensity W over the other support. The shape of the bending moment diagram. अच्छा, क्या बोल रहा है? लीनियरली वेरिंग लोड है, सो वेरिंग लोड है, सो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, सो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, तो यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है, सो लोड इज वेरिंग यूनिफॉर्मली. सो लोड वेरी कर रहा है यूनिफॉर्मली हमारा, सो लोड वेरी कर रहा है यूनिफॉर्मली. ठीक है, तो ये वेरिएशन दे रखी है. तो अगर लोडिंग ये है तो पूछा गया है इसने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. अच्छा, शेयर फोर्स डायग्राम जो होता है वो लोडिंग डायग्राम से 1 डिग्री ऊपर होता है. तो लोडिंग कैसे वेरी कर रही है? लीनियरली वेरी कर रही है, तो ये वेरी कर रही है लीनियरली. तो शेयर फोर्स डायग्राम कैसे वेरी करेगा? 1 डिग्री ऊपर, सो 1 डिग्री ऊपर, तो पैराबोलिकली. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगी? 1 डिग्री और ऊपर होगी, 1 डिग्री और ऊपर होगी, मतलब क्या होगा? ये भी पैराबोलिकली वेरी करेगा, दिस विल ऑल्सो वेरी पैराबोलिकली. पर कौन सा पैराबोला हो जाएगा? क्यूबिक पैराबोला हो जाएगा. तो इसमें कंसेप्ट क्या लगा हुआ है? इसमें कंसेप्ट ये लगा हुआ है कि हमारा जो शेयर फोर्स डायग्राम होता है उसकी जो डिग्री होती है हायर होती है देन दैट ऑफ द लोडिंग डायग्राम, 1 डिग्री हायर होता है देन दैट ऑफ द लोडिंग डायग्राम. और जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है वो शेयर फोर्स डायग्राम से 1 डिग्री हायर होता है. इसका मतलब लोडिंग डायग्राम से 2 डिग्री हायर हो जाएगा. तो अगर लोडिंग डायग्राम x⁻⁴ है, 2 डिग्री हाई कर दो इसकी, तो +2 जोड़ दिया. क्लियर है? विजुअली कैसे बीएमडी ड्रॉ करेंगे इसका? अच्छा, विजुअली कैसे बीएमडी ड्रॉ करेंगे, मतलब विजुअली भी बीएमडी ड्रॉ कराएगा इसका. लो भैया, विजुअली कैसे बीएमडी ड्रॉ करेंगे इसका? इक्वेशन लिखो और ड्रॉ कर दो, उसमें क्या बात है भाई? इक्वेशन लिखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, और क्या? सपोर्ट रिएक्शन निकालो, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की इक्वेशन लिखो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो ये हमारी लोडिंग इंटेंसिटी है, स्पैन लेंथ L है. तो अगर इसका शेयर फोर्स डायग्राम देखोगे, दिस इज द शेयर फोर्स डायग्राम ऑफ दिस, ये इसकी शेयर फोर्स डायग्राम निकल के आती है.
सो दिस इज द शेयर फोर्स डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे इसका, ये इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है। दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये इसकी बीएमडी होती है। तो कैसे निकालेंगे, आपको रिएक्शंस निकालनी पड़ेंगी। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब ड्राइव करने के लिए बोल रहे हो तो बोलो, ड्राइव करके दे दो इक्वेशन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। आई कैन डिराइव द इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट आल्सो। डिराइव करके देनी है क्या इक्वेशन बेंडिंग मोमेंट की? कहने का मतलब है निकाल के बता दो। हाँ वही तो कह रहा हूँ, इक्वेशन डिराइव करने के लिए तो बोल रहा होगा ये। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो बना के दे दिया है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आई हैव शोन इट टू यू। अब इक्वेशन बोलोगे तो इक्वेशन डिराइव कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो वो कोई सेंस बनता नहीं है अभी ऑब्जेक्टिव के अंदर मैं आपको पूरी कहानी बताऊं इसकी। देयर इज नो सेंस। स्लोप डिक्रीज इंक्रीज के थ्रू कैसे होता है? चलो आगे बढ़ो। उसके लिए क्लास लग रही है, फॉर्म की आ जाओ प्लस के ऊपर। स्लोप इंक्रीज डिक्रीज जाननी है तो प्लस के ऊपर क्लास चल रही है, आ जाना उसके लिए। देखिए, shear force at the midspan of the point midspan point D in the following beam. शेयर फोर्स निकालना है, निकाल सकते हैं। तो सवाल बोल रहा है शेयर फोर्स निकालना है। तो उसके लिए रिएक्शन की चाहिए होगी वैल्यू। नीड द वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, निकाल लो। रिएक्शन की वैल्यू कैसे निकाले? रिएक्शन की वैल्यू निकालने के लिए मैं मोमेंट निकाल रहा हूं ए पे। तो दिस इज रिएक्शन एट ए, दिस इज रिएक्शन एट बी। तो मैं बोल दूंगा नेट मोमेंट एट पॉइंट ए जीरो। नेट मोमेंट एट पॉइंट ए जीरो, तो एक मोमेंट एम, ये है हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, प्लस आर बी इंटू एल, ये भी हमारा हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आर बी की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस एम बाई एल। माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन बता रहा है ये अपोजिट है। तो माइनस साइन बता रहा है अपोजिट है, तो शेयर फोर्स एट डी कितना हो जाएगा? साइन यही होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, दिस इज नेगेटिव। तो शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? शेयर फोर्स की वैल्यू होगी आर बी, और आर बी भी कौन सा? माइनस। तो मैं बोलूंगा शेयर फोर्स है माइनस आर बी, और इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस एम बाई एल। तो शेयर फोर्स कितना आ गया? एम बाई एल आ गया। तो शेयर फोर्स कम्स आउट टू बी एम बाई एल। क्लियर है? रिपीट करना है इस पहले कुछ भी? चलें आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। A simply supported beam is loaded as shown in the figure below. The maximum shear force in the beam will be. A simply supported beam is loaded as shown in the figure below. The maximum shear force in the beam will be. मैक्सिमम शेयर फोर्स निकालना है, निकाल सकते हैं मैक्सिमम शेयर फोर्स, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो उसके लिए मुझे रिएक्शंस की रिक्वायरमेंट चाहिए होगी। फॉर दैट आई नीड द रिएक्शंस। रिएक्शन कितनी होगी? बराबर है दोनों जगह। तो आर ए इज इक्वल टू 2W
और आरबी भी है हमारी 2W। तो डायरेक्टली शेयर फोर्स डायग्राम बना सकता हूँ उसका तो मैं। तो ये है हमारा 2W, ये है W। W में से 2W गया, माइनस W, फिर वैल्यू हो जाएगी 2W। लो ये शेयर फोर्स डायग्राम आ गया। ये पॉजिटिव है पूरा, ये नेगेटिव है पूरा, ये 2W है, ये W है, ये W है, ये 2W है, दिस इज 2W। तो पूछा गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स, सिमेट्रिकल केस है। लोडिंग बना के दिखा दिए। क्लियर है? चले आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है। A horizontal beam carrying a uniformly distributed load. So horizontal beam carrying a uniformly distributed load is supported with equal overhangs shown in the figure below. The resultant bending moment at the midspan will be zero if. चलो देखिए फिर से जो सवाल पूछा हुआ है, अगेन दी प्रॉब्लम विच इज आस्क्ड, ये तो स्टैंडर्ड है। तो मेरे हिसाब से इसका रिजल्ट भी आपको पता होना चाहिए। इट्स रिजल्ट शुड बी नोन टू यू। अब पूछा है मैं डायरेक्टली तो रिजल्ट बताऊंगा नहीं, आई विल नॉट टेल द रिजल्ट डायरेक्टली, मेरे को डिराइव करके देना ही पड़ेगा। मतलब आई विल गिव यू द मेथड हाउ टू डिराइव इट, ताकि जब आगे फ्यूचर में ऐसे सवाल आए, सो दैट इफ द सेम प्रॉब्लम्स आर बीइंग आस्क्ड, आपको पता चले कि कैसे इसको यूटिलाइज किया जाता है, हाउ टू डिराइव इट। तो इसने बोला क्या, रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट मिड स्पैन पे जीरो होनी चाहिए। रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट मिड स्पैन पे जीरो होनी चाहिए। अभी बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालूंगा? प्रेजेंटली बेंडिंग मोमेंट कितनी होगी? डब्ल्यू एक्स अगर अभी बेंडिंग मोमेंट निकालू इसकी मैं, तो प्रेजेंटली इफ आई कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट, तो डब्ल्यू एक्स इंटू एक्स बाई टू, और है हॉगिंग मोमेंट, हॉगिंग मोमेंट है मतलब नेगेटिव, तो सपोर्ट पे मोमेंट कितनी आ जाएगी? तो इस सपोर्ट पे आपको मोमेंट मिलेगी नेगेटिव, इस सपोर्ट पे भी आपको मोमेंट मिलेगी नेगेटिव। सो दिस इज दी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और पैराबोलिक होगा, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। दिस इज अवर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ गया। ये वैल्यू कितनी है? डब्ल्यू ए स्क्वायर बाय टू। ये वैल्यू कितनी है? डब्ल्यू ए स्क्वायर बाय टू। दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, और सेंटर पे कितना आ गया? जीरो आ गया। एट सेंटर इट इज कमिंग आउट टू बी जीरो। ये वैल्यू कितनी है? ए, और ये वैल्यू कितनी है? बी बाय टू। तो एक वैल्यू ए है, एक वैल्यू हमारी आ गई बी बाय टू। अब सवाल बोल रहा है कि बेंडिंग मोमेंट जीरो होना चाहिए, तो इसको कैसे यूटिलाइज करें? आई यूज दी प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम? व्हाट प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड? हमें पता है चेंज इन बेंडिंग मोमेंट, हमें पता है चेंज इन बेंडिंग मोमेंट, या बोल सकते हो शेयर फोर्स की बात करता हूं मैं। तो व्हाट कंसेप्ट कैन बी अप्लाइड? क्या कंसेप्ट यूज कर सकते हैं? चेंज इन बेंडिंग मोमेंट बिटवीन द टू पॉइंट इज इक्वल टू व्हाट? एरिया ऑफ द शेयर फोर्स डायग्राम बिटवीन द टू पॉइंट। ये लगा सकता हूं कंसेप्ट में, मैं इस कंसेप्ट को यूज कर सकता हूं, डायरेक्टली कंसेप्ट यूज करूंगा। तो चेंज इन बेंडिंग मोमेंट बिटवीन द टू पॉइंट इज इक्वल टू व्हाट? तो अगर ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, ई पॉइंट है, तो अगर मैं ये बोलूं बेंडिंग मोमेंट सी माइनस बेंडिंग मोमेंट ए, दिस इज इक्वल टू व्हाट? एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम, एसएफडी। So this is equal to area of shear force diagram between, area of shear force diagram between A and C। A और C के बीच में क्या निकाल लो? शेयर फोर्स डायग्राम का एरिया निकाल लो, खत्म कहानी। इसका मतलब मुझे और क्या बनाना पड़ जाएगा यहाँ पे? What else is to be drawn? मेरे को यहीं पे आपको शेयर फोर्स डायग्राम बना के देना पड़ेगा। आई हैव टू शो द शेयर फोर्स डायग्राम हियर ओनली। तो बना लो शेयर फोर्स डायग्राम यहीं पे। अब वो जगह थोड़ी सी कम पड़ गई, बट ठीक है, वेरिएशन समझ में आ जाएगी। स्पेस इज रिड्यूस, बट अभी और 21 वाला भी 21 वाला क्या, पता नहीं क्या बोल रहा है ये। भाई चुपचाप पढ़ लिया करो ना।
पहले बोलोगे एसएससी में क्लास ले लो, क्लास ले लो, अब के ले रहा हूं तो फालतू की बातें करोगे। तो शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है। शेयर फोर्स डायग्राम नेगेटिव, डब्ल्यू एक्स की वैल्यू ए, तो माइनस डब्ल्यू ए। फिर वैल्यू क्या कर जाएगी इसकी, बढ़ जाएगी, वैल्यू मिलेगी डब्ल्यू बी। देन वैल्यू विल डिक्रीज लीनियरली, वैल्यू डिक्रीज करेगी लीनियरली। फिर वैल्यू कितनी होगी, अगेन दी वैल्यू विल बिकम WB/2। ऊपर वैल्यू कितनी आएगी, WA। तो ये तो वैल्यू मैंने लिख दी डायरेक्टली, 0, ये है WA नेगेटिव, सो माइनस WA, ये प्लस WA। कोई मुझे शेयर फोर्स की वैल्यू बताएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस शेयर फोर्स? ये वाला ऑर्डिनेट कितना होगा शेयर फोर्स का? इस वाले ऑर्डिनेट को निकालने के लिए मुझे RA और RB की वैल्यू चाहिए होगी, तो RA की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। सिमेट्रिक है तो वैल्यू हम लिख सकते हैं W इंटू 2A+B डिवाइड बाय 2। एक बार क्रॉस चेक करना, एक बार क्रॉस चेक करना। तो बोला तो था, इसकी प्रॉपर्टी बताई तो थी। इसकी प्रॉपर्टी भाई बहुत डिटरमाइंड है ये बहुत भूखा है अटेंशन का। ये मेरी क्लास में नहीं, सुबह की क्लास में भी आता है ये ये सुबह की क्लास में भी आता है। और जो बाकी फैकल्टी लोग हैं, हमारा ग्रुप बना हुआ है, बाकी फैकल्टी लोग बोलते हैं कि इसको ब्लॉक करो, उसको ब्लॉक करो, और ब्लॉक करवा देते हैं। तो मैं वो मैसेज देख के हंसता रहता हूँ, देखो मेरी क्लास में भी तो आता है रोज ये। शेयर फोर्स की वैल्यू बताना, तो आर ए की वैल्यू यही हुई, तो शेयर फोर्स हमारा हो जाएगा W इंटू 2A+B/2 माइनस WA। सो दिस विल बिकम हाउ मच, WB/2। तो ये वैल्यू है WB/2, तो WB/2, और ये वैल्यू है WB/2, पॉजिटिव नेगेटिव। सही है, तो सही है, तो अब इसको हटा दो और एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम बताओ। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी 0, बेंडिंग मोमेंट एट ए 0, तो सी पे भी बेंडिंग मोमेंट 0, ए पे भी बेंडिंग मोमेंट 0। तो सी पे भी बेंडिंग मोमेंट 0, ए पे भी बेंडिंग मोमेंट 0। तो एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम माइनस हाफ, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट, फिर प्लस हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट। निकाल लो वैल्यू, दिस इज द रिलेशनशिप। हाँ बिल्कुल सही बात है मन लगा रहता है। चलो सवाल करो, फिर मजे लेते हैं इसके। थोड़ा सवाल करो पहले, जाना मत तुम फुनसुक मंगड़ू, अभी रुको, सवाल कर ले थोड़ा बहुत। सो दिस इज द वैल्यू विच इज कमिंग आउट। सो हाफ हाफ चला गया, W चला गया, तो A² इज इक्वल टू B²/4। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, B/2 आ गई। तो A और B का रेशो कितना आ गया, A/B का रेशो आ गया 1/2, 0.5। तो A और B का रेशो निकल के आ गया। क्लियर है? चले आगे। तो अब ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, यू टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस रिजल्ट। अब रिजल्ट को ध्यान रखना है, आगे मैंने डिराइव करके दे दिया आपको, आई डिराइव दिस रिजल्ट। क्लियर है? फर्स्ट वाला रिलेशन तो स्टैंडर्ड रिलेशनशिप है, चेंज इन बेंडिंग मोमेंट बिटवीन द 2 पॉइंट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द शेयर फोर्स डायग्राम बिटवीन द 2 पॉइंट। पहली वाली रिलेशन भी डिराइव करके दूं?
चले देखो देखो नेक्स्ट क्या है। चलो देखो सारी बातें। A lever is supported on two hinge at A and C. It carries a force of 3 kilonewton as shown in the figure below. The bending moment B will be. So the bending moment B will be. A lever is supported at two hinges. It carries a force of 3 kilonewton as shown in the figure below. Horizontal force है। हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखो। इसको सॉल्व करने का तरीका, फोर्स को मैंने ट्रांसफर कर दिया बॉटम पे, और इस फोर्स की वजह से जो मोमेंट था वो भी मैंने ट्रांसफर कर दिया। तो मोमेंट आएगा 3 किलो न्यूटन मीटर का और फोर्स आएगा 3 किलो न्यूटन का। तो मैंने फोर्स और मोमेंट ट्रांसफर कर दिया इसकी वजह से। अब पूछ क्या रहा है बेंडिंग मोमेंट एट बी, तो बेंडिंग मोमेंट एट बी, तो बेंडिंग मोमेंट एट बी की वैल्यू कितनी होगी? डायरेक्टली निकल के आ गया ये तो मेरे ख्याल से, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं। अब आप रिएक्शंस निकाल लो आर ए आर बी। नाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिएक्शंस आर ए आर बी कैन बी कंप्यूटेड, सॉरी आर ए आर सी। तो रिएक्शन आर ए, दिस इज रिएक्शन आर सी। तो मैं आर सी की वैल्यू निकालता हूँ। नेट मोमेंट एट ए जीरो, अगर नेट मोमेंट ए पे जीरो है तो आर सी इंटू 3 मीटर, आर सी इंटू 3 मीटर कैसी मोमेंट है ये? आर सी इंटू 3 एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, -3 दिस इज इक्वल टू 0। तो आर सी की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो आर सी मेरा 1 आ जाएगा। तो अगर आर सी 1 आ गया तो बेंडिंग मोमेंट एट बी आ गई। सो बेंडिंग मोमेंट एट बी इज इक्वल टू आर सी इंटू 1। सो 1 इंटू 1 1 किलो न्यूटन मीटर। सो 1 किलो न्यूटन मीटर, ये रिजल्ट है हमारा। फोर्स ट्रांसफर कर दिया हमने। सो 1 किलो न्यूटन मीटर इज द रिजल्ट। चले चलो आगे बढ़ते हैं। A fixed beam is subjected to a uniformly distributed load over its entire span. The point of contraflexure will occur on the either side at the center of the center at a distance from center. अच्छा देखो फिर से स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। अगेन दी प्रॉब्लम इज स्टैंडर्ड। फिर से प्रॉब्लम स्टैंडर्ड निकल के आई है। तो बोल रहा है फिक्स बीम है, तो मेरे हिसाब से तो पता होना चाहिए आपको, बट स्टिल देखते हैं। आंसर तो बता दोगे बट रिजल्ट पूछूंगा तो रिजल्ट नहीं बताओगे। तो बोल रहा है फिक्स बीम है, फिक्स बीम है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, W स्पैन है L। तो बोल रहा है पॉइंट ऑफ काउंटर फ्रैक्चर बता दो। पॉइंट ऑफ काउंटर फ्रैक्चर मतलब जहां पे बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज कर रहा है, वेयर बेंडिंग मोमेंट इज चेंजिंग दी साइन। तो जहां बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज कर रही है वो पूछा है इसने। तो अगर मैं इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाऊंगा, जैसे दी शेयर फोर्स डायग्राम फॉर दिस WL/2 WL/2, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। और अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना के दिखाऊं इसकी, इफ आई ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ दिस, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। फिक्स्ड मोमेंट कितना होता है? WL²/12, WL²/12। और सेंटर में मोमेंट कितनी होती है? WL²/24, जहां पे बॉन्डिंग मोमेंट साइन चेंज कर रहा है। तो आपको ये पॉइंट निकालना है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इसकी दूरी निकालनी है कहां से? सेंटर से, सी पॉइंट से। तो पॉइंट ए और बी की दूरी निकालनी है सी से। अब बताओ क्या बोलते हो कि डायरेक्ट रिजल्ट बताओ या डिराइव करके देना है? डायरेक्ट रिजल्ट बताऊं या डिराइव करके देना है? एक लाइन में डिराइव हो जाएगा, रेशियो तो 2 होगा। अरे डायरेक्टली डिराइव हो जाएगा, छोड़ो। अभी पीछे कंसेप्ट बताया था आपको,
क्या कंसेप्ट बताया था? मैंने बोला था चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट बिटवीन द 2 पॉइंट। तो चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट बिटवीन द 2 पॉइंट इज इक्वल टू व्हाट? एरिया अंडर शेयर फोर्स डायग्राम, यही होता है हमारा, इज इक्वल टू एरिया अंडर शेयर फोर्स डायग्राम। So change of bending moment between the 2 point is equal to area under shear force diagram. तो ये मेरा पॉइंट A है, ये मेरा पॉइंट B है. So this is point A, this is point C, B. Let us suppose this is D, this is E. तो मैंने ये मान लिया कि जो मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर है वो कितनी दूरी पे है, वो x डिस्टेंस की दूरी पे है. इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x. इंटीग्रेट नहीं, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, डायरेक्टली यू विल गेट द आंसर. तो हम बोलेंगे चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट ए माइनस बेंडिंग मोमेंट डी. तो चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट बिटवीन द 2 पॉइंट. तो ए और डी के बीच में जो बेंडिंग मोमेंट का चेंज है किसके बराबर है? ये बराबर है एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम बिटवीन ए एंड डी. तो ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना है हमारा? 0, माइनस डी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितनी है? डी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट है WL²/12. तो डी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट है हमारी WL²/12. देखो इंस्टेंट आंसर आएगा. दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द शेयर फोर्स डायग्राम बिटवीन ए एंड डी. ए और डी के बीच में जो शेयर फोर्स डायग्राम है, ये है ए और डी के बीच का शेयर फोर्स डायग्राम. मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है. ट्रेपेजियम बना. लेट सपोज ये वाली जो वैल्यू है ये y है, दिस वैल्यू इज y. तो एरिया ऑफ दिस हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स WL/2 प्लस y. सो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू व्हाट? इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम. अब क्या निकालना है मुझे? अब मुझे बस ये y निकालना है. y कैसे निकालूं? सो नाउ y कैसे निकाले? सिमिलर ट्रायंगल लगा दे. तो सिमिलर ट्रायंगल लगाया. WL/2 डिवाइड बाय x. नहीं, WL/2 ये कितनी दूरी पे है? L/2 दूरी पे है. सो L/2. तो ये कितनी दूरी हो गई? L/2 माइनस x. सो L/2 माइनस x. तो डिवाइड बाय L/2, ये है L/2 माइनस x. L/2 माइनस x. दिस इज द वैल्यू ऑफ i. सिमिलर ट्रायंगल लगाया इसके अंदर. सो WL/2 डिवाइड बाय L/2, दिस इज इक्वल टू y डिवाइड बाय L/2 माइनस x. तो y की वैल्यू आ गई है. 2 कैंसिल आउट हुआ, LL कैंसिल आउट हुआ. वैल्यू पुट करो जरा यहाँ पे. सो WL²/12 इज इक्वल टू हाफ WL/2 प्लस WL/2 माइनस x. WL/2 माइनस x, ये हुआ हमारा y. ये हुआ हमारा y. ये हुआ हमारा y. मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ. सो मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ. सो मल्टीप्लाइड विद द x. कैलकुलेट करके x निकाल लो. निकालिए वैल्यू कितनी आ रही है. व्हाट द वैल्यू कमिंग आउट? x की वैल्यू सॉल्व करके निकालनी है आपको. तो एक तो WW मुझे कैंसिल आउट होते हुए दिख रहा है. भगाओ WW को. और क्या हो रहा है? और एक ये हाफ कैंसिल आउट हुआ, 6 बन गया. ठीक है, 6 बन गया. तो अगर मैं इक्वेशन को सॉल्व करूं, इफ आई सॉल्व द इक्वेशन, व्हाट इक्वेशन इज कमिंग आउट? L²/6 is equal to L/2x plus L/2x minus x². दिस इज द इक्वेशन विच इज कमिंग इनटू द पिक्चर. ये इक्वेशन निकल के आ रही है मेरे हिसाब से. तो अगर ये इक्वेशन निकल के आ रही है तो क्या रिजल्ट बना? इफ दिस इज द इक्वेशन विच इज कमिंग आउट, तो इक्वेशन बनी x². तो इक्वेशन बन गई हमारी x². और कुछ आ रहा है? तो एक इक्वेशन आई x², ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6. सो 6LX माइनस 6LX माइनस 6LX प्लस L². दिस इज इक्वल टू 0. निकाल लो x की वैल्यू. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x. अब क्वाड्रेटिक सॉल्व करके दे दिए. x के रूट बता दो कितने आ रहे हैं. व्हाट आर द रूट ऑफ द x कमिंग आउट? सिंप्लीफाई. x की रूट निकाल के बताओ. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज फॉर्म्ड.
एक्स की वैल्यू बताओ, एबीसीडी क्या बता रहे हो? गिव द वैल्यू ऑफ एक्स. व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्स कमिंग आउट? ये देखो, L/2√3. बहुत बढ़िया ऋषभ. कदम मतलब आंसर ही चुपका दिया, सीधा सीधा आंसर चुपका दिया ऋषभ ने. तो एक्स की वैल्यू आ रही है L/2 प्लस माइनस L/2√3. दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स. ये वैल्यू निकल के आती है एक्स की. तो अगर एक्स की वैल्यू ये निकल के आ रही है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो इसका मतलब सेंटर से कितनी दूरी पे हुआ? ये डिस्टेंस सेंटर से निकल के आ जाएगी, L/2 घटा दो. तो इसका मतलब सेंटर से ये दूरी निकल के आई, सेंटर से ये दूरी निकल के आई L/2√3. और ये दूरी भी कितनी निकल के आई? L/2√3. सो L/2√3, L/2√3, L/2√3. So answer comes out to be what? C. So answer comes out to be C. चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं. So we'll continue. To ensure the hogging bending moment at 2 points of suspension of a pile of length L equals the sagging moment. फिर से स्टैंडर्ड सवाल आ गया. कितने स्टैंडर्ड सवाल आएंगे? So to ensure that the hogging bending moment at 2 points of the suspension of a pile of length L equals to the sagging moment at the center, the distance of the point of suspension. तो sagging moment किसके बराबर होना चाहिए? hogging moment के बराबर होना चाहिए. तो अगर sagging moment hogging moment के बराबर होना चाहिए तो बोल रहा है distance of the point of suspension from the either side. तो distance बता दो, निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. तो sagging moment hogging moment के बराबर कर दो. तो sagging moment hogging moment के बराबर कर सकते हैं. लो भैया, तो sagging moment is equal to hogging moment. तो sagging moment is equal to hogging moment. तो लेट सपोज ये वैल्यू a है और पूरा स्पैन लेंथ कितना है? पूरा स्पैन लेंथ कितना है हमारा? L है. So to ensure the hogging bending moment at 2 points of the suspension of a pile of length L. ये देखो आंसर चिपकाए जा रहे हैं बस सीधा सीधा. बेटा अगर इतने ही आंसर याद होते फिर तो हम बैठे होते JEE एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन के. तो सैगिंग मोमेंट हॉगिंग मोमेंट के बराबर है. हॉगिंग मोमेंट कहाँ मिलेगा आपको? हॉगिंग मोमेंट मिलेगा सपोर्ट, जहाँ पर सपोर्ट लगा रखा है, और सैगिंग मोमेंट मिलेगा सेंटर पे. तो इसने बोला मैक्सिमम सैगिंग इज इक्वल टू मैक्सिमम हॉगिंग. तो मैक्सिमम सॉगिंग मैक्सिमम हॉगिंग के बराबर. तो सैगिंग मोमेंट कितनी होगी? सैगिंग मोमेंट कितनी निकल के आएगी? तो सैगिंग मोमेंट हॉगिंग तो आ गई WA²/2, वो तो दिख गया साफ साफ. सो WA²/2.
व्हाट अबाउट दी हॉगिंग मोमेंट? निकाल सकते हैं। सो दिस विल बी WL माइनस 2A का होल स्क्वायर बाय 8 माइनस WA स्क्वायर बाय 2, और मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट कितनी है? WA स्क्वायर बाय 2। सो WA स्क्वायर बाय 2, तो ये मैंने मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट के बराबर लिख दिया। तो WW तो कैंसिल आउट हो गया, 2 भी कैंसिल आउट हो गया, ये 4 बन गया। तो L माइनस 2A का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू व्हाट? L माइनस 2A का होल स्क्वायर, ये वैल्यू उधर गई, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर क्या बन गया? 2A स्क्वायर बन गया, तो 4A स्क्वायर बन गया। सो 4A स्क्वायर। तो L माइनस 2A कितना हुआ? एक बार क्रॉस चेक करना, यही रिजल्ट है क्या? क्रॉस चेक, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं है ना? यही आ रही है, दिस इज द वैल्यू व्हिच इज कमिंग आउट। सो WA स्क्वायर बाय 2, WA स्क्वायर बाय 2 नहीं, ये 8 हो जाएगा, 2 होगा ना। सो 2 रूट 2A, सो 2 रूट 2A, सो 2 रूट 2A आ गई वैल्यू। तो हमारा L कितना हो गया? व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ L? मैक्सिमम हॉगिंग सैगिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं? ठीक है भैया, ये भी बताते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 2 रूट 2, 2 प्लस 2 रूट 2A। तो सॉल्व कर लो, इसे कितना आ रहा है? 4 कैसे आया? ये 4 कैसे आया भैया? 2 2 काट दिया, 4 आ गया। वाह वाह दुर्गा शंकर, तुमने दिल जीत लिया। यहाँ पर 8 लिखा हुआ था, यहाँ पर 2 2 लिखा हुआ था, मैंने WW काटा, 2 2 काटा और यहाँ पे 4 लिख दिया। ये 2 कैंसल आउट कर दिया ना मैंने, तो वो बोल रहा सर 4 कैसे आया? अरे दोनों तरफ से 2 कैंसल आउट कर दिया, दोनों तरफ से 2 कैंसल आउट कर दिया, और क्या किया? अरे मेरे बाबा, बहुत बढ़िया। चले आगे। आ गया रिजल्ट सबका? अब कोई पॉइंट बताना उसमें से, अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है। इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट द रिजल्ट। फटाफट से सॉल्व करके बताओ उसे। तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? व्हाट द वैल्यू ऑफ ए कमिंग आउट? तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? L अपॉन 2 प्लस 2 रूट 2। ए इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच? कुछ फैक्टर निकल के आएगा एल का, वो फैक्टर ही निकालना है आपको। अब तो सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। आ रहा है किसी का फैक्टर में रिजल्ट? एनीबडी गेटिंग द रिजल्ट इन फैक्टर? 0.207। सो 0.207, सो 0.207, सो इट कम्स आउट टू बी 0.207। अब मैंने ये सैगिंग मोमेंट लिखा, उसमें भी परेशान हो गए कि सर सैगिंग मोमेंट डायरेक्टली कैसे लिख दिया। अरे भाई सैगिंग मोमेंट नहीं लिख सकते क्या? सैगिंग मोमेंट में भी इशू है। सैगिंग मोमेंट कहाँ मिलेगा आपको? सेंटर पे मिलेगा। तो मोमेंट लिखो, राइट द मोमेंट एट द बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर। तो बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर विल बी इक्वल टू हाउ मच? बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर विल बी इक्वल टू, तो अगर मुझे बेंडिंग मोमेंट लिखना है सेंटर के ऊपर, तो वैल्यू आएगी इस वाले लोडिंग की, तो ये यूडीएल है, यही है यूडीएल। तो इस वाले मोमेंट की
वैल्यू है WA²/2, तो WA²/2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो माइनस प्लस जो ये रिएक्शन है मेरा RB इंटू वॉट, RA इंटू ये टोटल L है, AA घटा दिया, L माइनस 2A बाय, सो L माइनस 2A/2, बस। तो सेंटर में मोमेंट लिख दिया मैंने यहां पे, तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा सैगिंग मोमेंट आ गया, दिस इज सैगिंग मोमेंट। RA की वैल्यू निकाल के डाल दो। चलो आगे चलते हैं, आज काफी स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गए, मैनी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आर बीइंग ऑब्जर्व टुडे। चलो आगे बढ़ते हैं, विल ट्राई टू इंक्रीज दिस स्पीड। A cantilever of span L is subjected to a clockwise moment m at free end, to a clockwise moment of m at the free end, ठीक है। The shear force at any point of the beam is, कैंटिलीवर है उसमें आपने मोमेंट लगा रखा है, तो कैंटिलीवर है उसमें आपने फ्री एंड पे मोमेंट लगा रखा है, बोल रहा है शेयर फोर्स बता दो कितना होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो इस सेक्शन पे कितनी है ट्रांसवर्स लोडिंग 0, तो शेयर फोर्स एट सेक्शन XX इज 0, तो आंसर कम्स आउट टू बी व्हाट, ए, आंसर ए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, EI d³ y/dx³ ऑफ अ बीम रिप्रेजेंट व्हाट, बहुत बढ़िया सवाल है। तो ये क्या होता है, EI d2 y/dx² इज इक्वल टू मोमेंट, EI d2 y/dx² हमारे मोमेंट के बराबर होता है। अगर इसको मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं, अगर मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूं, सो d³ y/dx³ दिस विल बी इक्वल टू dm/dx, और dm/dx क्या होती है हमारी, शेयर फोर्स, तो दिस इज इक्वल टू शेयर फोर्स। डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखिए, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, द डिफ्लेक्शन ऑफ अ बीम में बी रिड्यूस्ड बाय, बीम की डिफ्लेक्शन कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, सो डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम में बी रिड्यूस्ड बाय, ठीक है, increasing the depth of the section, increasing the depth of end restraint, increasing the width of the section। इसका मतलब किसकी बात कर रहा है ये, he is talking about size, B और D की बात कर रहा है, तो B और D की बात कर रहा है, कैसे निकालें, डिफ्लेक्शन किसके बराबर होती है, डिफ्लेक्शन किसके बराबर होती है हमारी, डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू व्हाट, डिफ्लेक्शन किसके बराबर निकल के आता है, सो we know deflection is directly proportional to what, m/ei, यही होती है डिफ्लेक्शन, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/ei, एरिया अंडर m/ei डायग्राम, यही होता है हमारा डिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब डिफ्लेक्शन किसके प्रोपोर्शनल है, आई के, तो अब निकाल लो इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ द सेक्शन, तो आई किसके बराबर होगा, आई विल बी इक्वल टू व्हाट, तो डिफ्लेक्शन कैन बी रिड्यूस्ड इफ आई इज इंक्रीज्ड, और आई फंक्शन है किसका, आई फंक्शन है बी और डी का, तो सही बात है, इंक्रीजिंग द डेप्थ, डेप्थ बढ़ाओगे आई बढ़ेगा, डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा, जरूरी थोड़ी रेक्टेंगुलर है, ये किसने बोल दिया रेक्टेंगुलर है, BD³/12, ये कहां से आ गया, सर्कुलर बीम है हमारी, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है, रेक्टेंगुलर काहे मान लिया अपनी मर्जी से, स्क्वायर नहीं हो सकती क्या, तो हम ये बोलेंगे बी और डी का फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन ऑफ बी एंड डी बाय इंक्रीजिंग द डिग्री ऑफ द एंड स्ट्रेन, बिल्कुल सही बात है। कल डिस्कस किया था हमने कि फिक्स बीम में डिफ्लेक्शन क्या होती है, वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट, फिक्स बीम में डिफ्लेक्शन क्या होती है, कम होती है, तो अगर
मोमेंट कम हो जाएगा, मोमेंट कम हो जाएगा, इसका मतलब डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर डिग्री ऑफ एंड स्ट्रेन क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो मोमेंट की वैल्यू घटेगी, मोमेंट की वैल्यू घटेगी, डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। सही बात है। इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ द सेक्शन, सही बात है, विड्थ बढ़ाओगे आई बढ़ेगा, डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। तो सारी बातें सही है, ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो सारे स्टेटमेंट सही मिल रहे हैं। फिक्सिडिटी या इनडिटर्मिनेट बढ़ाने पे, हाँ बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। The deflection of the free end of the cantilever beam having concentrated load W at the midspan is given by the deflection of the free end of the cantilever beam. So deflection है free end पे, so deflection of the free end, और loading कहाँ लगाया आपने, mid span पे लगाई है। निकाल सकते हैं, दो component आ जाएंगे इसके, two components will be introduced, so W L by 2 L by 2, तो डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन कितनी होगी, पी एल क्यूब बाय, तो एल की जगह एल बाय 2, तो पी एल क्यूब बाय 3 ई आई, तो एक डिफ्लेक्शन का कंपोनेंट तो ये आ जाएगा, दिस इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द डिफ्लेक्शन। तो एक कंपोनेंट तो यही निकल के आएगा डिफ्लेक्शन का। इसके बाद आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, तो ये है हमारा डेल्टा 1 और ये है हमारा डेल्टा 2। स्लोप की वैल्यू कितनी है, स्लोप की वैल्यू है डब्ल्यू एल बाय 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 ई आई इंटू एल बाय 2, सो इंटू एल बाय 2। चलो निकाल लो वैल्यू, सो डब्ल्यू एल क्यूब 8 3 जा 24, 24 ई आई प्लस डब्ल्यू एल क्यूब, बेचारा थक गया डब्ल्यू एल क्यूब बाय 4 ई आई, निकालो, सिंप्लीफाई करो, क्या वैल्यू आ रही है। नहीं, 4 8 16, बोलते ही एनर्जी आ गई। तो 4 2 8 2 16, तो 16। चेक करो कितना आ रहा है रिजल्ट, 24 लेंगे, सो डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन ई आई, ये तो हमने कॉमन निकाल लिया, ये हमने कॉमन निकाला, कॉमन निकाला, फिर देखो ऐड करके देखो क्या रिजल्ट आ रहा है। एलसीएम इसका कितना आएगा, 48 आएगा, एलसीएम विल बी 48, सो 2 + 3, सो 5 by 48 डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन ई आई, आंसर इज सी। चलो ये हमारी डिफ्लेक्शन हो गई सी। नेक्स्ट, आज 2 हिंज आर्च वाला केस बता दीजिए, टेम्परेचर चेंज होने वाला। चलो ठीक है। A rolled steel joist is simply supported at its end and carries a uniformly distributed load which causes maximum deflection of 10 mm and slope at the end of 0.02 रेडियन। क्या है, सिंपली सपोर्टेड है और यूडीएल कैरी कर रहा है। तो डिफ्लेक्शन कितनी होती है सेंटर पे, तो डिफ्लेक्शन होती है सेंटर पे 5/384 WL4 बाय ई आई, इसकी वैल्यू दे दी इसने 10 mm, और स्लोप कितनी होती है हमारी WL क्यूब अपॉन 24 ई आई, इसकी वैल्यू दे दी 0.002 रेडियन। दिस वैल्यू इज गिवन टू यू। साइलेंट जो तुम्हारा नाम है वही मेंटेन करके रखो। सो डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन ई आई, so WL cube upon EI is equal to what, 0.002 into 24। उठा के ऊपर डाल दो वैल्यू, तो ये वैल्यू उठा के अगर ऊपर डालेंगे तो 5/384
5/384 इंटू 0.002 इंटू 24 इंटू L इज इक्वल टू 10। ये 10 के बराबर है। सिंप्लीफाई करो, L निकाल लो। सिंप्लीफाई एंड फाइंड दी L। डिराइव करने पे आंसर, डिवाइड करने पे आंसर आ जाएगा। हाँ, डिवाइड ही किया है। सिंप्लीफाई करो, क्या रिजल्ट आ रहा है? व्हाट इज द रिजल्ट कमिंग आउट? सिक्सटीन मीटर। 16 मीटर। चलिए देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम। Ratio of the deflection of the free end of the cantilever due to an isolated load at 1/3 and 2/3 of the span। फिर से कैलकुलेशन करवा रहा है। सो डिफ्लेक्शन, the ratio of the deflection of the free end of the cantilever due to an isolated load at 1/3 and 2/3 of the span। ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा पूरा। चलो निकालते। सेम पीछे वाला कंसेप्ट ही लगेगा। कंसेप्ट ऑफ द सेम प्रीवियस प्रॉब्लम इज टू बी अप्लाइड। तो सेम पीछे वाला कंसेप्ट लगेगा। पहली बार लोड कहाँ लगा है? पहली बार लोड लगा है हमारा L/3 पे, और दूसरी बार लोड कहाँ लगा है? 2L/3 पे। तो पहली बार लोड लगी है L/3 पे और दूसरी बार लोड लगी है वापस 2L/3 पे। सब्सक्रिप्शन सो प्लीज। अच्छा, थ्योरी करा दूं स्ट्रक्चर एनालिसिस की, बाकी क्लासेस बंद कर दूं सारी, जो बाकी सब जगह क्लासेस चल रही हैं। आपको थ्योरी करा दूं स्ट्रक्चर की और बाकी सब जगह जो क्लासेस हो रही हैं वो बंद करा दूं। तो ये P1 है और ये भी P1 है, तो लोड तो सेम ही है। सो पहले निकाला मैंने डेल्टा। So first delta is to be computed. So delta of 1/3 span. So it will be equal to P L cube upon 3 EI plus P L square upon 2 EI into लंबाई कितनी है? लंबाई है 2L/3। लंबाई है 2L/3। डिवाइड करना है इसको, तो डिवाइड करना है। डेल्टा अब 2/3 स्पैन पे रखा, सो P L क्यूब बाय 3 EI प्लस P L स्क्वायर अपॉन 2 EI अपॉन 2L/3। कैलकुलेट करो ये रेशियो कितना आ रहा है। व्हाट इज दिस रेशियो कमिंग आउट? सिंप्लीफाई करो, रेशियो निकाल के बताओ कितना आ रहा है। सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट व्हाट इज द रेशियो कमिंग आउट। तो कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम है। L/3 होगा कहाँ पे? ये रहा L/3। हाँ, ये L/3 होगा। व्हाट इज द रिजल्ट कमिंग आउट? 2/7। एक जना बोल रहा है 2/7।
तो यही आंसर आ रहा है 2/7. सो दिस इज द आंसर विच इज कमिंग आउट. चलो ठीक है. रेफर द नेक्स्ट पॉइंट. The deflection of a uniform circular bar of dia D length L which extends by an amount of E under the tensile pull W when it carries the same load at the midspan. अच्छा क्या बोल रहा है? The deflection of a uniform circular bar of diameter D and length L which extends by an amount E under the tensile pull W when it carries the same load at its midspan. ठीक है. तो डिफ्लेक्शन पूछ रहा है किसके टर्म में? ई के टर्म में. निकाल लेते हैं. तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी होगी? डिफ्लेक्शन होगा हमारा डब्ल्यू एल क्यूब बाय 48 ई आई. और एक्सटेंशन कितनी होगी? व्हाट अबाउट द एक्सटेंशन? तो डब्ल्यू एल क्यूब बाय 48 ई. आई की वैल्यू कितनी है? पाई डी 4 बाय 64. सो डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन ई पाई डी 4 64 बाय 48. 64 बाय 48. एक रिजल्ट तो मेरा ये आया. नो इलोंगेशन इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाय ए. सो डब्ल्यू एल बाय ए. डब्ल्यू एल इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू ई. 4 इंटू डब्ल्यू एल अपॉन पाई डी स्क्वायर ई. अब देखो ऊपर वैल्यू डालो. ऊपर वैल्यू डाल के देखो. तो 4 डब्ल्यू एल बाय पाई डी स्क्वायर ई की वैल्यू ई है. तो डेल्टा इज इक्वल टू 4 डब्ल्यू एल अपॉन पाई डी स्क्वायर ई. इसको तो अलग किया मैंने. तो 4 आ गया, ऊपर बचा 16, नीचे है 48. पाई निकाल लिया, ई निकाल लिया, डी स्क्वायर निकाल लिया, नीचे बचा डी स्क्वायर और ऊपर बचा एल स्क्वायर. तो ये वैल्यू कितनी आ गई? ई एल स्क्वायर अपॉन 3d स्क्वायर. ई एल स्क्वायर अपॉन 3d स्क्वायर. आंसर है सी. सो आंसर कम्स आउट टू बी सी. तो आंसर की वैल्यू हमारी सी आ गई. चलो लास्ट प्रॉब्लम. स्लोप इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपॉन ई आई इज द रिलेशन गिवन बाय. किसने रिलेशन दी थी ये? तो स्लोप इज इक्वल टू एरिया ऑफ अपॉन बी एम डी बाय ई आई इज द रिलेशन गिवन बाय. ये हमारे मोर्स की फर्स्ट थ्योरम है. सो दिस इज अवर मोर्स फर्स्ट थ्योरम. तो ये हमारी मोर्स फर्स्ट थ्योरम निकल के आती है. सो दिस इज टर्म्ड एज मोर्स फर्स्ट थ्योरम. क्लियर है? चलो अब आप पूछ रहे थे वो ट्रस वाला, नहीं आर्च का पूछ रहे थे. कल मैंने आपको 2 हिंज आर्च के बारे में बता दिया था. यस्टरडे वी हैव टॉक्ड अबाउट 2 हिंज आर्च कि टेम्परेचर चेंज होने पे क्या चेंज आता है थ्रस्ट के अंदर. तो अगर अनलोडेड है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोडेड है तो उस केस में मैंने आपको वेरिएशन बता दी थी. In that case, the variation was being discussed by us. So, वेरिएशन की एनालिसिस कर ली थी उस केस के अंदर. तो आज हमें फिर से टेम्परेचर की वेरिएशन बतानी है. अगेन वी हैव टू डिस्कस द वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर ऑन द आर्च. पर इस बार आर्च कैसी है हमारी? बट इन टुडेस केस द आर्च इज व्हाट? आज के केस में आर्च कैसी है? इन टुडेस केस आर्च इज व्हाट? आज के केस में आर्च हमारी 2 हिंज्ड है. और 2 हिंज्ड है इसका मतलब क्या हुआ? तो आज के केस में जो हमारी आर्च है वो 2 हिंज्ड है. 2 हिंज्ड है इसका मतलब इनडिटर्मिनेट है. कल हमारी 3 हिंज्ड आर्च थी, इट वाज डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. आज हमारी इनडिटर्मिनेट आर्च है. तो 2 हिंज्ड आर्च क्योंकि इनडिटर्मिनेट होती है
अगर ये अनलोडेड भी हुई, इवन इफ इट इज अनलोडेड, जैसे ही आप टेम्परेचर चेंज करोगे क्या होगा, इसमें हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट डेवलप हो जाएगी. एज सून एज यू विल चेंज द टेम्परेचर द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट विल बी डेवलप्ड इन इट. तो लेट सपोज ये हमारी 2 हिंज्ड आर्च है, दिस इज अवर 2 हिंज्ड आर्च. तो क्योंकि इसमें ds की वैल्यू कितनी निकल के आती है, ds कम्स आउट टू बी हाउ मच, ds 1 है. जैसे ही आप टेम्परेचर को चेंज करोगे इसमें हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट डेवलप हो जाएगा. अब हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल सी चीज है. अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, इसकी लेंथ क्या कर जाएगी, अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया इसकी लेंथ बढ़ जाएगी. अब इसकी लेंथ कितनी बढ़ जाएगी, बाय एन अमाउंट ऑफ डेल्टा एल. इसकी लेंथ बढ़ जाती, अगर मैं लेंथ में इंक्रीमेंट परमिट करता तो इसकी लेंथ कितनी बढ़ जाती, डेल्टा एल टी इंक्रीमेंट हो जाता. अगर मैं लेंथ में परमिशन देता इंक्रीज होने की, वो एक अलग बात है, लेंथ इंक्रीज नहीं करेगी, लेंथ विल नॉट बी इंक्रीज. तो अगर मैं लेंथ को इंक्रीज होने देता, लेंथ कितना इंक्रीज कर जाती, डेल्टा एल टी इंक्रीज कर जाती. पर क्योंकि लेंथ इंक्रीज नहीं कर सकती, रीजन बीइंग क्या अवेलेबल है मेरे पास, रीजन बीइंग क्या अवेलेबल है मेरे पास, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट अवेलेबल है मेरे पास. तो ये जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है ये क्या करेगा, ये टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से हमारे आर्च की लेंथ को इंक्रीज नहीं होने देगा. यही कंसेप्ट लगाना है मुझे. दिस इज द कंसेप्ट व्हिच इज टू बी अप्लाइड. तो क्या कौन सा कंसेप्ट है, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है. कहने का मतलब है टेम्परेचर की वजह से जो लेंथ में इंक्रीमेंट है ये किसके बराबर होना चाहिए, ये किसके बराबर होना चाहिए, थ्रस्ट की वजह से जो लेंथ में डिक्रीमेंट है. जब इन दोनों वैल्यू को मैं बराबर कर दूंगा, मेरी क्या निकल के आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकल के आ जाएगी. तो टेम्परेचर की वजह से लेंथ में जो इंक्रीमेंट हुआ और हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वजह से लेंथ में जो डिक्रीमेंट हुआ, जब मैं इन दोनों को जोड़ूं रिजल्टेंट जीरो आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सपोर्ट है वो मूव नहीं कर सकता, अवर सपोर्ट कैन नॉट मूव. खत्म, यही कंसेप्ट है हमारा. दिस इज द कंसेप्ट व्हिच इज टू बी अप्लाइड. लेंथ की वजह से टेम्परेचर में चेंज, अल्फा डेल्टा टी एल. और थ्रस्ट की वजह से मुझे क्या निकालना है, थ्रस्ट की वजह से मुझे डिफ्लेक्शन निकालना है, कास्टिग्लियानोस थ्योरम, माइनस डी यू बाई डी एच. सो माइनस डी यू बाई डी एच, ये हमारी कास्टिग्लियानोस थ्योरम है. तो दिस इज अवर कास्टिग्लियानोस थ्योरम. स्ट्रेन एनर्जी का पार्शियल डेरिवेटिव ले लो किसके टर्म में, थ्रस्ट के टर्म में. अच्छा भैया स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी, स्ट्रेन एनर्जी होगी इंटीग्रल एम स्क्वायर डी एस अपॉन 2 EI. दिस इज अवर स्ट्रेन एनर्जी. कैसे लिखते हैं स्ट्रेन एनर्जी, इंटीग्रल एम स्क्वायर डी एस अपॉन 2 EI. एम क्या है, मोमेंट एट एनी सेक्शन एक्स. अच्छा आर्च के अंदर बेंडिंग मोमेंट कैसे लिखा जाता है, आर्च के अंदर बेंडिंग मोमेंट लिखा जाता है मोमेंट ड्यू टू सिंपली सपोर्टेड बीम. और एक फर्क क्या आ जाता है सिंपली सपोर्टेड बीम और आर्च में, सिंपली सपोर्टेड बीम और आर्च में फर्क क्या आ जाता है कि भैया यहाँ पे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट भी होती है. अभी क्योंकि लोडेड नहीं है, अनलोडेड है, मोमेंट कितना होगा, जीरो. सो जीरो माइनस एच वाई. तो ये क्या निकल के आ गया, ये क्या निकल के आ गया, मेरा मोमेंट निकल के आ गया. दिस इज द वैल्यू ऑफ द मोमेंट विच इज कमिंग आउट. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द मोमेंट विच इज कमिंग आउट. तो कॉमा लगा के लिख दिया मैंने. तो ये हमारा मोमेंट है, दिस इज द मोमेंट एट सेक्शन एक्स. तो मोमेंट एट सेक्शन एक्स. तो अगर मोमेंट एट सेक्शन एक्स कम्स आउट टू बी माइनस एच वाई, तो स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, इंटीग्रल माइनस एच वाई का होल स्क्वायर डी एस अपॉन 2 EI. ये मेरी स्ट्रेन एनर्जी निकल के आ गई. दिस इज माई स्ट्रेन एनर्जी विच इज कमिंग इनटू द पिक्चर. डेरिवेटिव ले लो इसका, डी यू बाई डी एच. अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं क्या निकल के आता है डेरिवेटिव, इंटीग्रल 2HY स्क्वायर डी एस अपॉन 2 EI. तो दिस कम्स आउट टू बी एच इंटीग्रल वाई स्क्वायर डी एस अपॉन EI. ऊपर वैल्यू डालो, अगर इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू डालो तो अल्फा डेल्टा टी एल दिस इज इक्वल टू व्हाट, एच इंटीग्रल वाई स्क्वायर डी एस अपॉन EI. तो हमारा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कितना आ गया, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आ गया अल्फा डेल्टा टी एल अपॉन इंटीग्रल वाई स्क्वायर डी एस अपॉन EI. तो 2 हिंज्ड आर्च में अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ा दोगे और आर्च मेरी लोडेड नहीं है, आर्च इज नॉट लोडेड, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप. ये हमारी हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की रिलेशनशिप. तो ये 2 हिंज्ड आर्च की कहानी हो गई.
क्लियर है, खत्म कहानी। तो ये आपकी 2 इंच डार्च भी कंप्लीट हो गई। बाकी अब कल करते हैं, टुमारो विल कंटिन्यू। MSS 0 लोडेड ही नहीं है, अनलोडेड है ना आर्च हमारी, तो सिंपली सपोर्टेड बीम का मूवमेंट कितना होगा भैया? जब आर्च हमारी अनलोडेड है तो सिंपली सपोर्टेड बीम का मूवमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई लोड थोड़ी ना आर्च के ऊपर, तो बेंडिंग मूवमेंट 0।